नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 1974 में एक फिल्म आई जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान। और रोटी कपड़ा और मकान के उस गाने को कौन भूल सकता है जिसके बोल थे महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। और उसमें एक लाइन और थी कि पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। यानी महंगाई का यह मसला कोई नया नहीं है और जब जब इसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है तो उसके मुंह से यह गाना यकायक निकल जाता है। हाल की सबसे बड़ी परेशानी की बात करें तो यह है कि तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। रसोई गैस की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने लाजमी हैं। यानी तेल कीमतें अनकंट्रोल हैं तो वही एलपीजी की कीमतों ने भी आम आदमी की जेब पर हल्ला बोल दिया है। कोरोना महामारी के बाद आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। देश में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सप्ताह के पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ है। सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो डीजल 29 पैसे महंगा हो गया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा कि जनता से लूट, सिर्फ दो का विकास। 14 किलो 200 ग्राम का गैस सिलेंडर जिसकी कीमत अब 769 रुपए हो गई है, पहले यह 719 रुपए थी। यह कीमतें सोमवार से ही लागू हो जाएंगी, यानी आज से। और इससे पहले 4 फरवरी को तेल कंपनियों ने आपकी रसोई गैस सिलेंडर के दामों को 25 रुपए बढ़ाया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ईंधन की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगा या फिर इनमें इसी तरह से इजाफा होता रहेगा? क्या सरकार का कीमतों पर कंट्रोल खत्म हो गया है? और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करते हैं, वहां के कीमतों का असर या फिर जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकारें हैं उनके टैक्स के दबाव में आम आदमी पिस रहा है। क्या इसको कम करके आम आदमी पर जो इस वक्त पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों का भार बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है क्या? इन कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम आदमी पर बोझ तो पड़ रहा है। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए यह माना जा रहा था कि इस संकट से उभरने के लिए इस प्रकार की बढ़ोतरी, यानी जो हम वैट की बात कर लेते हैं या फिर इसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जाता है उसकी हम बात कर लेते हैं, उसके चलते इनके दामों में इजाफा होना लाजमी है। लेकिन क्या इतना बढ़ जाए जिससे आम आदमी पर बोझ और बढ़ जाए? ये कुछ एक बातें हैं जिस पर आम आदमी को इस वक्त बोझ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या इस पर सरकार लगाम लगा पाने में असमर्थ है? फिलहाल ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इन पर इसी तरह से इनकी बढ़ोतरी हम लगातार देखते रहेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी और कुछ एक जगहों पर तो तेल की कीमतें 100 रुपए के पार हो गई हैं। यानी अब वहां पर लोगों को पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। ये तमाम वो बातें हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उनका असर जरूर पड़ता है किसी भी राष्ट्र की तेल की कीमतों पर। तो क्या उसका असर यह है या फिर वैट बढ़ता है उसका असर, इसको हम कह सकते हैं। वही कुछ राज्यों में जो हम वैट की बात करते हैं वहां पर अलग अलग रेट हैं, तो उसका भी असर है क्या? तो राज्य सरकारें इसको कम करके लोगों पर, आम जनता पर जो महंगाई का इस वक्त बोझ पड़ रहा है उसको कम कर सकती हैं क्या? या फिर सरकारों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि तेल के दाम बढ़ाते रहें और अपनी जो अर्थव्यवस्था है, अपने राज्य की हालत है या केंद्र सरकार की जो हालत है उसको आर्थिक तौर पर और मजबूत किया जा सकता है क्या? इन सवालों पर बात करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ मेहमान कुछ जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगा मैं। लेकिन आपको एक जानकारी और दे दें कि तेल की जो कीमतें हैं उन पर जून 2010 में एक सरकार की तरफ से निर्णय आया, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को
जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके ऊपर छोड़ दिया था कि तेल कंपनियां जो हैं वो तय करेंगी। लेकिन उसके बाद 2014 में डीजल की कीमतें तय करने का अधिकार भी तेल कंपनियों को दे दिया गया और अप्रैल 2017 में यह फैसला लिया गया कि अब से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम तय होंगे। और उसके बाद ज्यादातर वक्त में हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कम भी हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम बार कम हुए हैं। यानी जो पेट्रोल डीजल के दामों का रोजाना बढ़ने घटने का सिलसिला था वो अप्रैल 2017 में शुरू हुआ और उसके बाद इसमें हम देख पा रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी हुई है। कुछ एक बार छोड़ दें दामों में कमी हुई है, लेकिन ज्यादातर वक्त में हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल के दाम और इसके साथ साथ जो हमारे गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, एलपीजी की बात करते हैं, उनके दामों में इजाफा हुआ है। सबसे पहले मेरे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। और पहला सवाल ये आपसे मेरा, ये सब इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा है और आज तो एलपीजी के दाम में भी रसोई गैस की बात करें 50 रुपए बढ़ गए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह आपको दिखती है और क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? जी शमशेर जी धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं। देखिए जो अभी अगर आपको याद होगा हम लोग इसके पहले भी इस डिबेट कर रहे थे, तो अगर आपके चैनल पे मैंने बोला था कि प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के पास देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके पास पैसा नहीं है। आपने देखा होगा बजट में बहुत सारे ऐलान कर दिए गए। अब इतना आप अगर आपका एक्सपेंडिचर करना है तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? तो आपके पास इनकम का स्रोत भी होना चाहिए। और सरकार के लिए एक दुधारू गाय जो है वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। तो लगातार सरकार इसी पर फोकस कर रही है। और क्रूड ऑयल की देखिए कीमत में आपको विस्तार से डेटा दूंगा। क्रूड ऑयल के अगर आप देखिए तो प्राइस जो पर बैरल है, जो एक बैरल में आता है, और उसका जो आप प्राइस देखिए तो एक समय का $80 पर बैरल था। मनमोहन सिंह के समय 104 से $145 तक चला गया था और आज लगभग $60 पर बैरल है। इसके बावजूद भी आप देखिए तो 30-32 पैसे की बात नहीं है। अगर आप देखिए तो एक हफ्ते में 2 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी कीमतों में हो गई है पेट्रोल और डीजल की। तो कहीं न कहीं आप आज 15 फरवरी है, तो इसके पहले 45 दिन में आप 19-20 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आप बढ़ा रहे हो और आप लगातार इजाफा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास एक हड़बड़ी है, उसको इनकम का स्रोत उसके पास ज्यादा है नहीं और उस इनकम को अपने बरकरार, देखिए कोविड-19 की भी अपनी चुनौती है। सरकार को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, और इसको लाने के लिए सरकार के पास इनकम का स्रोत यही है। तो सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को बढ़ा रही है क्योंकि उससे टैक्स जो है ना, एक्साइज ड्यूटी और वैट वो ज्यादा ले रही है और इसकी वजह से लगातार इन चीजों के कीमतों में, खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल और पेट्रोल के कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जी, आ रहा हूं आपके पास विवेक सिंह जी, लेकिन ये भी जानेंगे कि क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पर बोझ डालकर, बोझ लादकर हालात को बेहतर करना, इससे कमर तो आम आदमी की टूटती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मेरे साथ अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं, और शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले बात करना चाहूंगा शेखर अवस्थी जी आपसे। मैंने गाना शुरू में जो रोटी कपड़ा मकान फिल्म की बात हम कर रहे हैं, 1974 में फिल्म आई थी, और कभी कभार जब भी महंगाई बढ़ती है तो इस गाने पर लोगों का ध्यान चला जाता है कि महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, कैसे छुटकारा पाया जाए। और उसमें एक लाइन और भी थी, वो मैंने पहले भी पढ़ के सुनाई थी कि पहले मुट्ठी में पैसे लेकर जाते थे, थैले में शक्कर लाते थे। अब क्या होता है कि थैले में पैसे लेकर जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर लेकर आते हैं। ये उस वक्त भी था और आज भी प्रासंगिक है। इतिहास की बात कर लेते हैं, साहित्य की बात कर लेते हैं, या फिर सिनेमा की बात कर लेते हैं। साहित्य और सिनेमा इस प्रकार का एक ऐसा पहलू है जो हमें अपने वर्तमान को तो परिलक्षित करता ही करता है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता तब और बढ़ जाती है जब उसी प्रकार की बातें उसके 30, 40, 50 साल बाद हम देखते हैं। हम मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते थे, उनके दौरान शोषण किसानों का कैसे होता था, आम आदमी को कैसे प्रताड़ित किया जाता था, गरीब दलित आदमी को कैसे प्रताड़ित किया जाता था। वो साहित्य आज भी प्रासंगिक है, उसी तरह से ये गाना आज भी प्रासंगिक है। क्यों हो रहा है ये सब? शमशेर जी, मैं आपकी बात को कहने से पहले
अभी विवेक जी की बात सुन रहा था, प्रोफेसर विवेक जी की। जी। एक तरफ सरकार से आप लोग मांग रहे हो कि हमको यहाँ सब्सिडी चाहिए, किसानों के लिए ये और फैसिलिटीज चाहिए, ये इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मिडिल क्लास फैमिलीज को और ज्यादा रिबेट चाहिए और बहुत सारी चीजें। बजट पर मैं आपके साथ पीछे डिस्कशन में भी था जी। और उस समय पर ये बहुत सारी मांग थी और हमारे सभी उपाध्याय जी से लेकर बाकी शेखर सब जी की थोड़ी आवाज बढ़ा दें। हाँ, हाँ। जी शेखर जी बोलिए। हाँ, तो थोड़ा सभी लोगों को सभी लोग जब ये यहाँ पे सरकार से जब मांगने की कोशिश करते हैं तो हर क्षेत्र में हमको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेट्रो भी चाहिए, रैपिड रेल भी चाहिए। और ऐसे कोरोना काल में मैंने कैलकुलेशन किया था, एक प्रेजेंटेशन भी दिया था कि ऐसे कोरोना काल में जब सरकार की कोई इनकम और नहीं है तो जो बेसिक इनकम है वो पेट्रोल से, और जैसा इन्होंने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट पेट्रोल से और डीजल से होता है। तो जरूर सरकार दोनों को बैलेंस बनाने के लिए ये कर रही है। और इसका जो ज्यादातर रीजन है प्राइस का बढ़ने का वो इंटरनेशनल मार्केट है। तो मैं कहना चाहूंगा अंतरराष्ट्रीय कि मार्केट में तो सर कच्चे तेल की कीमतों की हम बात करें, ये 104 145 रुपए प्रति बैरल भी गया था, लेकिन अब तो 60-50 के फेर में ही है। एक मिनट सर, पूरी बात सुनेंगे आपकी, मैं पूरी बात सुनूंगा, बिल्कुल बात करूंगा, आपको पूरा वक्त मैं दूंगा। और कोरोना काल की बात नहीं करेंगे, कोरोना काल से पहले की बात करेंगे, तब भी तो कौन से ज्यादा रेट थे प्रति बैरल के, तब भी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं थे। अब ठीक आप लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, लोगों को सुविधाएं देनी है, तो क्या इतनी सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि 60 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से आज कच्चे तेल की कीमतें हैं, या 62-63 रुपए तेल की कीमतें हैं, और 100 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर आदमी खरीद रहा है, तो क्या इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है? बिल्कुल। यदि आपको देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलानी है, यदि आपको अपने देश के अंदर रैपिड रेलें चलनी है, बहुत अच्छे हाईवे चलने हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चलाना है, तो कहीं ना कहीं हमको तेलों को और बड़ी किफायत तरीके से यूज करना पड़ेगा। और दोनों चीजों को बैलेंस बना के रखना है। ये मैथमेटिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है और ये कॉमर्स है। यदि मेरे इधर खर्चा है तो इधर से हमको कमाना भी पड़ेगा, और इस तरीके से सरकार उसको कर रही है। और मैं ये मानता हूं आने वाला समय, हमारे पास इतना समय नहीं है देश को डेवलप करने के लिए कि हम और 70 साल वेट करें जैसे पीछे होता रहा है। और ये पेट्रोल और डीजल एक बहुत छोटा सा समय है और बहुत जल्दी ही इस पे सरकार ने दूसरा डिसीजन ले रही है जिससे कि ये और कम हो सके और इस पे खर्चा कम हो। 2014 से पहले सर क्या हम इन चीजों को लेकर नहीं सोच सकते थे क्या? तब यही पेट्रोल डीजल जब आसमान छू रहा था, तब आप लोगों की प्रदर्शन, मैं बात करूंगा, देखिए कांग्रेस से सवाल पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन आपसे शमशेर जी मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। हाँ, लेकिन एक मिनट, 2014 में जब पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही थी, तब प्रति बैरल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा थी। तब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा कैसे हो गया। अब आप लोगों से सवाल पूछना पड़ेगा, हमें तो पूछना ही पड़ेगा। शमशेर जी उसका जवाब दे रहा हूं मैं। जब 2014 से पहले एक दिन में कितना किलोमीटर हाईवे बनता था, और आज उसका 10 गुना लंबा हाईवे बन रहा है। ज्यादा खर्चा है उसी समय में। यानी एक ही चीज पर आप लोग बोझ लाद देंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे तो सारा खर्चा वहीं से निकालना, और नीतियां नहीं बनाएगी सरकार, सिर्फ पेट्रोल डीजल से पैसा कमाएंगे आप। हमको सजेशन दीजिए, आप सजेशन दीजिए कि कहां पे बढ़ाया जाए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप लोगों के पास तो नीति निर्धारक है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, हम तो सवाल पूछ सकते हैं आप लोगों से। आप लोगों के पास नीतियां बनाने वाले लोग हैं, आईएएस की बड़ी लॉबी है, और इतने सारे सुझाव प्रधानमंत्री के पोर्टल पर आते हैं, तो क्या और तरीका नहीं है आप लोगों के पास? और तरीके से भी सरकार, और तरीके से भी किस तरीके से सरकार का पैसा ज्यादा कलेक्शन आए, जीएसटी लगाया है, ज्यादा हुआ है, इसी तरीके से सरकार और भी रेवेन्यू से पैसा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पर जिस रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का विकास हो, बिल्कुल आप लोग ये कहना चाहते हैं शुभेंदु जी की रफ्तार से विकास करना है, और उस विकास की रफ्तार को अगर हमें बरकरार रखना है तो देश की जनता को 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम चुकाने ही पड़ेंगे, ये आप कहना चाहते हैं। आदर्श कुमार मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। आदर्श जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले उपाध्याय साहब, आपने सुना शुभेंदु जी की बात को, रफ्तार बढ़ानी है विकास की, और जैसे विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, चाहे जो बेस प्राइस है वो 29 रुपए 30 रुपए पेट्रोल का क्यों ना हो, देश की जनता को तो 100 से ज्यादा रुपए में खरीदना ही पड़ेगा। देखिए शमशेर जी और शुभेंदु जी का तो मजबूरी मैं समझता हूँ, और जिस तरह से भाजपा जिस रास्ते पे है और जिस तरह से विकास का रास्ता अपनाई है, अब 100 रुपए प्रति लीटर यदि तेल चला गया और जिस तरह से उसके कारण बाकी चीजों पर असर पड़ रहा है, ये
अपने आप में लोगों के जेब को कतरने वाली बात है। सरकार आर्गुमेंट दे रही है कि हमारे पास खर्च नहीं है, आय नहीं बढ़ा कोरोना में। कोरोना से पहले भी तो हालत वही थे जो आपने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर हालांकि नहीं दे पाए हो। और सच्चाई है कि कोरोना के दौरान यदि सरकार की आय कम हुई तो क्या हमारे आपकी आय बढ़ गई? एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न है ये। और तर्क इस आधार पर दिया जा रहा है कि कोरोना में सरकार की आय कम हो गई है, तो क्या उसके लिए हमारे और आपके जेब को कतरा जाए जिसकी आय खुद ही खत्म हो गई है? हाँ, आय बढ़ी है, इनके दो मित्रों की आय बढ़ी है, 35% से ज्यादा कुछ कैपिटलिस्ट की आय बढ़ी है, तो उससे टैक्स बढ़ाना चाहिए था, उससे टैक्स लेना चाहिए था। 20,000 करोड़ रुपए जो है पिछले कुछ ही महीनों में जो है 6 साल में इन्होंने जो है इकट्ठा किया, और उस रुपए का कहीं कोई हिसाब नहीं है। कहने की बात है कि हमने सड़क पे खर्च किया और बाकी कहाँ कहाँ खर्च किया पूरा देश देख रहा है। सब बजट में सभी जगह खर्च कम किए गए हैं, बजट में बढ़ाए नहीं गए हैं। तो बजट में जब बढ़ ही नहीं रहा है सब जगह का, आप देखिएगा एवरेज, चाहे एजुकेशन पर है, चाहे हेल्थ पर है, चाहे बाकी चीजों पर है, डेवलपमेंटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सब पे रेशियो कम हुआ है। एक बार उसको भी आकलन कर लेना चाहिए सरकार को। और जहां तक बात है, यदि खर्च की बात है तो ये 16,000 करोड़ रुपए 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री जी खरीद रहे हैं अपने लिए, उसके लिए कहां से पैसे आ रहे हैं? यदि पैसे की बात है तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए जो फिजूल खर्ची हो रही थी, जिस पर सारे दलों ने कहा कि भाई अभी रोक दीजिए, उस पर इनको कोई रोकने की बात नहीं है। आम आदमी के जेब को कतरना, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल का प्रश्न सिर्फ पेट्रोल और डीजल से नहीं है, इससे जुड़े हुए सारे चीजें हैं। आप भी जानते हैं, चाहे छोटे छोटे सामान हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे तेल हो, चाहे यातायात का मामला हो, सब जगह लोग परेशान है। सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ इनको अपने कुछ पूंजीपति मित्रों की चिंता है, जिनकी आय इस कोरोना के दौरान 35% बढ़ी है। आम गरीब लोग, श्रमिक लोग, मजदूर जो है परेशान है, किसान परेशान है, जिसकी आय का कोई अब साधन संसाधन नहीं है, और उस उल्टे उस पर जो है पेट्रोल और डीजल की इतनी बड़ी मार है। यही सरकार है जो बार बार कहती थी कि अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि पेट्रोल और महंगाई की मार है। आज कहाँ चली गई वो नेता, कहाँ इनके चले गए जो चूड़ियां भेजा करते थे? आज वो भी है, मंत्री हैं, उनसे भी प्रश्न होना चाहिए कि जब पेट्रोल और डीजल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना कम है, बताइए 56, 57, 60 के आसपास में है, तब आप इतनी बढ़ाए हुए हैं, 100 रुपए पर चले गए। और सबसे बड़ी बात, उज्ज्वला योजना की बड़ी प्रशंसा करते थे। उस उज्ज्वला योजना का हाल देखिए उन गरीबों के लिए, जो सिलेंडर का रेट जो है आज 2.5 महीने में 175 रुपए, 594 रुपए में जो मिलता था 669 रुपए आज हो गया। ये कौन सी सरकार है जनता के लिए काम कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, हम दो और हमारे दो की सरकार है। ये पूरी तरह से लोग देख रहे हैं, पूरा देश की जनता देख रही है। आम लोग चाहे जितने परेशान हो, इस सरकार को। लेकिन उपाध्याय जी, शुभेंदु जी तो कहते हैं हमें बुलेट ट्रेन चलानी है, खर्च कहां से निकालेंगे? ट्रेन के लिए नहीं, तो इनको अपने उसमें भी, एक तो बुलेट ट्रेन पर हम चढ़ रहे हैं 6 साल से, अभी देखिए कितने साल लगेंगे। स्मार्ट सिटी की भी बात हुई थी, उस पर भी हम लोग बन गई है, हम सब स्मार्ट सिटी में ही सारे लोग रह रहे हैं। और क्या इसके लिए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करके 100 रुपए करके ही आप बुलेट ट्रेन चलाना चाहते थे? तो क्यों आप बार बार दूसरी सरकारों को रोना रोते थे? ठीक है, क्यों आप क्यों इसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाइए मैनिफेस्टो में कि हम 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल का दाम कर देंगे और आपकी जेब को काटेंगे और फिर आपको सपने दिखाएंगे बुलेट ट्रेन का। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ आदर्श कुमार जी, आपने शुभेंदु जी को भी सुना, उपाध्याय जी को भी सुना, लेकिन शुभेंदु जी को आप अगर नहीं सुन पाए तो बता दूं, उनका कहना था कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है तो फिर पेट्रोल डीजल ही एक ऐसा माध्यम है जहां से पैसा सरकार के पास आएगा, ज्यादातर पैसा उससे विकास होगा। और जब 2014 से पहले की मैं बात कर रहा था कि उस वक्त ऐसा क्या हो गया था कि जब मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गई थी, तब विरोध किया जा रहा था। और आज जब इस प्रकार के सवाल पूछे जाते तो ये कहा जाता है कि हमें विकास करना है, बुनियाद को और मजबूत करना है, इसलिए ये चीजें तो बढ़ेंगी। तो क्या ये सब जो तर्क दिए जा रहे हैं आपको बिल्कुल सही लगते हैं, दुरुस्त लगते हैं,
या फिर इसके अलावा कोई और तर्क हो सकता है सरकार के पास? या दूसरा ये भी पूछूंगा आपसे कि क्या आने वाले दिनों में इसी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलेंगी? देखिए शमशेर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज को नहीं मानता कि सरकार के पास आय के लिए या आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोल, डीजल या फिर जिसे आप कह सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के दाम में इजाफे का ही विकल्प है। सरकार अगर चाहे तो उसके पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। निश्चित तौर पे सरकार की मंशा ये नहीं है कि हम इन चीजों में दाम बढ़ा करके जो है एक तरीके से अपना रिवेन्यू बढ़ाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आर्थिक मोर्चे पे और अलग अलग तरीके से सरकार को बंदोबस्त करने होंगे। और मैं पार्टी की तरफ से ये कहूंगा कि कोई भी पार्टी जो है, कोई जितने लोग हैं अलग अलग दल से, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, देखिए जब सत्ता में कोई भी पार्टी रही है तो उस पार्टी में भी अपने अलग अलग समय में इन्हीं चीजों की कीमतों में इजाफा किया है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर अलग तीसरे मोर्चे की भी सरकार बनी, या जब जब ऐसी सरकारें आई है केंद्र में, तो वो अपने मुताबिक चीजों के दाम में इजाफा करती रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आमदनी के लिए अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है तो इसके लिए बहुत सारे और उपाय हो सकते हैं। आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी के विकास के बाद से आप उद्योग जगत को देखिए कि किस तरीके से वहां से रिवेन्यू जनरेट किए जा सकते हैं। और भी पूंजीपति वर्ग है, आप उनकी तरफ देख सकते हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां उनसे मदद मांगी जा सकती है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि उनके ऊपर पूंजीपति वर्ग के ऊपर सीधे तौर पर दबाव बना दिया जाए, बट आपको अलग रास्ते निकालने होंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं इनसे सीधे तौर पर जनता प्रभावित होती है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, गैस सिलेंडर के दाम हो, ये वो चीजें हैं जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में शामिल है। तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते तलाशने चाहिए। बाकी जो आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, तो मैं इसमें नहीं मानता कि एक तरीके से कि चाहे वो कांग्रेस का कहना हो या बीजेपी का कहना हो, जब जब जिसकी सरकारें रही है उन्होंने ऐसे कदम उठाए। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आती है तब 1 लीटर पेट्रोल पर जो है 9 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब इस समय 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे, ये कुछ है आंकड़ा, 1 2 4 5 दिन आगे पीछे का हो सकता है। अचानक से इतना इजाफा कर दिया गया और ये 13 बार बढ़ी है, हो सकता है एक आध बार और बढ़ गई हो जब से जो आंकड़ा मुझे मिला है। इतना ज्यादा एक्साइज जो ड्यूटी का पैसा केंद्र सरकार ले रही है, इससे हमारे सिस्टम पर कितना असर पड़ा है, रोजगार पर कितना असर पड़ा है, जो लोग 1 2 ट्रक दोपहिया वाहन लेकर अपना कामकाज करते थे उनके काम पर कितना असर पड़ा है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो लोग अपने हिसाब से 4-5 गाड़ियां 10 गाड़ियां लेकर के कुछ अपना जेब खर्च निकाल लेते थे या फिर आमदनी का एक साधन था। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सी ऐसी खबरें भी आई कि छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर खत्म हो रहे हैं। इससे कितना फर्क पड़ा है और आने वाले दिनों में इससे और कितना ज्यादा हमें और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, खासकर छोटे कारोबारियों को, ट्रांसपोर्टर को? जी शमशेर जी, देखिए अभी 2-3 लोगों ने बात किया, मैं उनकी बात का थोड़ा जवाब दे दूं जी। अभी भाजपा के बोल रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में ना क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है। तो इनको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप देखें 2014 में क्रूड ऑयल की जो कीमत थी वो $108 पर बैरल थी, बिल्कुल, और 2008 में तो $145 पर बैरल, बट एवरेज $100 पर बैरल थी। तो अगर आप हम देखिए, अगर आज की हम बात करें तो अभी क्या है, लगभग $60 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा है। अगर आप देखिए स्टेट में तो $61 था, जैन 2021 में $52 था, अक्टूबर 2020 में $35 था, जब लॉकडाउन लगा अप्रैल 2020 में तब तो $18 पर बैरल था। तो उसमें 3 से क्यों नहीं कम हुई? इंटरनेशनल मार्केट का इसमें कोई रोल नहीं जाता। अभी आपने शमशेर जी, आपने ही कहा था कि बेस प्राइस हम देखें तो लगभग 30 रुपए पड़ता है।
₹30 का, अभी आप मुंबई में देखें 95 पॉइंट कुछ है, ₹4 और बढ़ जाए तो पेट्रोल की कीमत मिनरल 100 वाटर रुपए की बोतल आती है इतने में, मिनरल वाटर मिल जाता है 30 रुपए में। अगर इतना तो पानी का भी रेट हो गया है आजकल, बेस प्राइस की बात करें तो तेल का बिल्कुल उसके और अगर बात करें हम, एक भाई साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा खर्च नहीं किया। देखिए, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो 28 से 30 लाख करोड़ का बजट होता था, गवर्नमेंट ने इस बार लगभग 35 लाख करोड़ का बजट लाया है। हेल्थ सेक्टर में 100% से 137% इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास रास्ता और कोई नहीं है सिवाय के पेट्रोल और डीजल के प्राइस से बढ़ाए, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्साइज और कस्टम ड्यूटी को सरकार चाहती है तो ज्यादा बढ़ाए। अब देखिए इसमें खेल क्या है। इसमें खेल ये है कि लगभग जो है 125% एक्साइज ड्यूटी सरकार ले रही है पेट्रोल पे, 72% स्टेट गवर्नमेंट की वैट है। अगर हम इसको जोड़ दें, अगर मैं मोटा आपका फिगर दे रहा हूँ, लगभग एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है ₹35 के आसपास है, 20-21 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का वैट है, ₹3 के आसपास डीलर का होता है, उसके अलावा सेस भी है। तो कहीं ना कहीं ₹65 टोटल बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं ₹65 ये है, और ₹30 तेल की कीमत है एक्चुअल में। तो 30 एक सिर्फ 95 हो रहा है। अगर आप ₹65 आप 200% से ज्यादा का अगर आप टैक्सेस उस पर लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है। सरकार को लगता है कि हम पेट्रोल और डीजल पे मनमानी तरीके से कितना भी प्रेशर डाल के हम ज्यादा उसकी कीमत कर सकते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां तक इसको लेके जा सकते हैं। जब पेट्रोल की प्राइस $18 है तब भी ₹80 से तेल मिल रहा है, जब 60 में है तब भी वही है, और इसके बाद तो आप नहीं बोल सकते कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है। अभी कांग्रेस के बोल रहे थे कि हम बहुत परेशान हैं, जनता बहुत परेशान है। मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए राजस्थान में इस समय पेट्रोल की कीमत क्या है और डीजल की कीमत क्या है, आप वहां पे वैट क्यों नहीं कम कर रहे हैं? बिल्कुल हाईएस्ट जिसको हम कह सकते हैं। अमूमन अगर मैं बात करूं मैदानी क्षेत्र के जो भी हमारे स्टेट्स हैं, मैं पूछूंगा उनसे, अजय उपाध्याय जी से पूछूंगा, लेकिन शुभेंदु जी से पहले जवाब ले लेता हूं। शुभेंदु जी, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं है जितना लग रहा है। जो बातें आज कर रहे हैं उस पर इसलिए चर्चा बेहद जरूरी है कि और बहुत सारे विकल्प सरकार के पास है, उनके जरिए भी आप आमदनी के अपने साधन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे असर कहां पड़ रहा है ये आप भी जानते हैं। एक मध्यम, एक गरीब, एक आम आदमी पर इसका असर पड़ रहा है। उसके बोझ को कम करने के लिए विकल्प क्या है? हम वैट को कम कर सकते हैं, हम जो और केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स लिया जाता है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी को या फिर वैट को न कम करके हम लोगों पर बोझ लाद रहे हैं। इसको कम करके कुछ राहत मिल सकती है लोगों को। देखिए, मैं प्रोफेसर विवेक सिंह जी की बात को समझ रहा हूं, और मैंने उनकी एक बात को समझा और बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक 25 से 28 लाख करोड़ का बजट बनता था, अभी 35 लाख करोड़ का बजट है। यदि मेरे को 8 लाख करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा करने हैं तो हमको पैसा कहां से लाना है? कोई हम बाहर से जाके विश्व बैंक से कोई कर्ज लेके आने वाले नहीं है। हमको यहीं से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है। कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के लिए ये चीजें रहेंगी। सरकार की एक विशेष तरीके की कमेटी बनी हुई है जो पिछले 3 दिनों से बैठक कर रही है। किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए इस पे वो चर्चा कर रही है। जल्दी से 2 से 3 दिन के अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ विकल्प आएगा। विकल्प नजर नहीं आता सर। थोड़े दिन का नाम लेकर जनता को बहलाया नहीं जा सकता। आम आदमी को समझ नहीं आ रही बातें, आम आदमी को समझ नहीं आ रही। आम आदमी को समझ आएगा तब, आम आदमी को तब समझ आएगा जब पेट्रोल डीजल के गैस के दाम कम हो गए। ₹50 आज महंगा हो गया एलपीजी का सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर ₹50। और मुझे ट्वीट याद आता है, मैं देख रहा था 2011 का स्मृति ईरानी का ट्वीट है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ₹50 दाम बढ़ जाते हैं गैस सिलेंडर के, और लिखती है शेमफुल। 2011 का एक ट्वीट है जी, बिल्कुल। मैं 2011 सरकार के लिए शर्मनाक है, ये उन्होंने बोला था। तो मैं पूछूंगा उनसे भी, आप लोग भी तो 50 बढ़ाते थे ना, अब बीजेपी ने बढ़ा दिया तो आप लोगों को आपत्ति क्या है? देखिए, मैं तो इसी बात पे कहूंगा कि जो सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी बढ़ा रही है सरकार, और वो जो रेट बढ़ा है उसको ठीक करेगी। ऐसा लगता है 3 से 4 दिन के अंदर इसके अंदर हमारा जवाब आए। सर, पिछले हफ्ते बढ़ जाते हैं, अब फिर बढ़ जाते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। जवाब तो ये होता है कि पिछले हफ्ते जो बढ़े थे इस बार थोड़े से कम हो जाते। जवाब ये होता। हाँ, देखिए, एक बात मैं आपको इस पे जवाब में कहूंगा। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे मित्र हैं वो भी ये कह रहे थे
कि ये खाली 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इनके पास कोई और विषय ही नहीं है बताने के लिए। सरकार क्यों बढ़ाएगी? यदि ये आम जनता को परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है, पर कहीं ना कहीं तरीके से, जैसा आदर्श कुमार जी ने कहा कि और भी तरीके हैं, हम उससे भी कह रहे हैं, उससे भी पैसा मंगाएं, हम कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक क्या करें? क्या हम सब चीजों को रोक दें? जहां तक मेरी जानकारी है उसको दुरुस्त विवेक सिंह जी कर सकते हैं। मुझे जो जानकारी है मेरे पास कि सबसे ज्यादा टैक्स भारत में लिया जाता है पेट्रोल पर, पेट्रोल डीजल पर। विवेक सिंह जी ठीक कह रहा हूं या कोई एक आध देश और बचता है? हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो भी हैं, अगर आप उनसे तुलना करिए तो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स इस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे है, पेट्रोल और डीजल पे जी। और सरकार को अब समय आ गया, सरकार को और रास्ते देखना पड़ेगा। और आप इतना ज्यादा आप टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि एक हर चीज की लिमिट होती है। आप, मैं बार बार आपके चैनल पर मैं पिछली बार बोला था, आप गाय है, आप उसको 4 लीटर दूध देते हैं, आप उसको दोहिए, लेकिन ऐसा मत दोहिए कि उससे खून निकलने लगे। खून निकल जाएगी तो गाय मर जाएगी। तो आप पेट्रोल डीजल पे अभी आपको रेट जो है वो आपको कम ही करना पड़ेगा और आपके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी आपने बोला कि सिलेंडर गैस की कीमत एलपीजी की 25 रुपए बढ़ गया, अभी फिर 50 रुपए बढ़ गया। ये बताइए कि जितना गैस की आप कीमत बढ़ा रहे हो, 25 रुपए एक बार आप बढ़ा दिए, एक बार आप 50 रुपए बढ़ा दिए, तो इससे कहीं ना कहीं जनता में क्या असर हो रहा है? जनता परेशान है। आप 750 से 800 सिलेंडर की कीमत हो गई है, कौन खरीद पाएगा? जो हमारी जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और आपने यही वादा करके आप आए थे कि हम गरीबों के बारे में सोचेंगे, मजदूरों के बारे में सोचेंगे। आप सोच रहे हैं, पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आप इतना टैक्स नहीं लगा सकते। एलपीजी आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 75 रुपए महंगा आप नहीं कर सकते। शुभेंदु जी, ये तो है ही सवाल, और एक सवाल और भी है मेरा आपसे। ये सवाल भी है कि सरकार की जो भाषा है, जो शैली है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। सत्ता में आप लोग नहीं थे तब जो बातें करते थे वो बातें भी आज उठेंगी। विपक्ष के सवालों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विपक्ष में तो विपक्ष में सवाल आप पूछा करते थे। तो सरकार की जो नीयत है, जो नीतियां हैं, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष में होते हुए देश के बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आज हैं, वो कहते थे 35 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए इतना रेट होना चाहिए। और एक दो बाबाओं को तो मैंने बहुत बार सुना ये कहते हुए 35 रुपए पेट्रोल वाली सरकार चाहिए कि 100 रुपए वाली सरकार चाहिए। ये मेरा सवाल है आपसे। ऐसे लोग भी होते थे जब सत्ता में आप लोग नहीं थे। देखिए शमशेर जी, बिल्कुल आपकी बात को मैं सही कहूंगा कि भारत का जो लोकतंत्र है, ये जिस सरकार की जो सरकार होती है उसका विपक्ष उसका विरोध करता है, अपने अपने विषय रखते हैं, किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, आगे किस तरीके से मिलकर सरकार चलाई जाए, कहां पे हमारी कमी है। विपक्ष नहीं होगा तो बताएगा नहीं। जब हम विपक्ष में थे तो हमने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, अब हम सरकार में हैं, हम सरकार की भूमिका निकाल रहे हैं, हम निभा रहे हैं। दूसरा मेरा कहना है कि किसानों के लिए अभी एक लगभग, मैं फिगर तो एक्चुअल नहीं बता पाऊंगा, पर लगभग 4 रुपए किसानों को सेस दिया गया है। इसमें किसानों के डेवलपमेंट की कहा जा रहा था कि इसका पैसा जो है वो जो सेस की आप बात कर रहे हैं, सेस की आप बात कर रहे हैं, वो अपने मुनाफे में से पेट्रोल कंपनियां देंगी, तेल कंपनियां देंगी। मुझे तो लगता नहीं कि वहां से आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, पहले और अब में यही फर्क है कि हम हर दिन का प्राइस निकालते हैं पेट्रोल का और डीजल का। उसके बाद जो पहले कंपनियों को लॉस या प्रॉफिट होता था, अब कोई कंपनियों को लॉस और प्रॉफिट नहीं है, उसको तो एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया है। दूसरी चीज है, ये 4 रुपए जो है, ये 4 रुपए जो है वो सेस लगा के किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या किसानों के लिए डेवलपमेंट के लिए बोला गया। तो सर सेस लगा ही दिया है, किसानों के लिए आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सेस लगा ही दिया है, तो फिर तेल क्यों बढ़ रहा है? ये कहा गया था कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, सेस कंपनियां अपने मुनाफे में से देंगी। शमशेर जी, आपको मालूम होना चाहिए सेस क्यों लगाया जाता है। सेस इसलिए लगाया जाता है कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए यही तो सर बात कर रहा हूं कि वो सेस जो पैसा वो कंपनी कहां से निकालेगी? अपनी जेब से देगी या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगी? सर कंपनी कौन है? तेल कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। कंपनी कौन है? कंपनी भारत सरकार है। जो ये जो ऑयल की भी कंपनियां हैं भारत सरकार की कंपनियां हैं। लेकिन भारत सरकार तो कहती है कि तेल के दाम तय करना तेल कंपनियों पर निर्भर करता है, वो सब तय करती हैं रोजाना। बिल्कुल तय करती है, पर वो प्रॉफिट के लिए नहीं करती है। तो सरकार का कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, कंपनियों पर? बिल्कुल कंट्रोल है। क्योंकि प्राइस का एक जो फार्मूला तय किया गया है कि किस तरीके से प्राइस बढ़ाया जाएगा या किस तरीके से प्राइस कम किया जाएगा, ये वो कंपनियां तय करती हैं।
और उसमें जो सेस लगाना है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए डेवलपमेंट फास्ट करना है, इसलिए किसानों के लिए सेस लगाया गया है। चलिए, किसानों के लिए सेस लगाया गया, लेकिन ये बात भी हुई थी, मैं आपको बता दूं कि ये अपने मुनाफे में से तेल कंपनियां देंगी, तेल के दाम कंपनियां नहीं बढ़ाएंगी, ये बात भी हुई थी, ये सबको आज पता है। आदर्श कुमार जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अजय उपाध्याय जी काफी समय से मेरे साथ बैठे। अजय उपाध्याय जी, राज्य सरकारों पर मैं बात करूंगा आप लोगों से, वैट की बात करेंगे। राजस्थान में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें उसके पड़ोसी राज्यों से ज्यादा हैं। तो आप लोग एक तरफ तो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग वैट ज्यादा वसूल रहे हैं आम आदमी से, तो वहां पर आप कम कर सकते हो। अपने जहां जहां आपकी सरकार है वहां पर कुछ तो आप राहत दीजिए जनता को। एकदम आप ठीक कर रहे हैं। राजस्थान में निश्चित तौर पे पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हैं और उस पे सरकार ने 2 बार वैट अपना जो उनका शेयर होता है वो कम किया है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उतने से काम चलेगा। अन्य राज्यों को भी सरकार सिर्फ भाजपा की और कांग्रेस की नहीं, जहां जहां जिन राज्यों में है उन्हें भी वैट कम करना चाहिए। लेकिन मुख्य बात तो आ जाती है केंद्र सरकार के कारण। केंद्र सरकार में 9 रुपए जो पेट्रोल डीजल का 2014 पे जो जिसपे एक्साइज ड्यूटी थी वो 33 रुपए उस पर बढ़ा दिया, 33 रुपए हो गए हैं। और 3.5 रुपए जो डीजल के थे वो अब जो है लगभग 32 रुपए। अब देखिए कई गुना बढ़ा दिए, लगभग 8। तो सर राजस्थान में भी तो 35-36 रुपए से ज्यादा है, राजस्थान में भी तो 35-36 रुपए से ज्यादा ही है। नहीं, उस पर कम भी किया था और कम करने के बाद कितना कम किया सर? 35-36 रुपए कम। एक्साइज की ड्यूटी बढ़ी तो वहां भी रेट बढ़ गए। कम उन्होंने अपने वेट में भी किया है और मैं ये भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि उतना भी नहीं होना चाहिए। तो सर जब आप अपने गिरेबान में आप लोग झांकेंगे, सरकार से तो हम सवाल कर लेंगे, लेकिन आप लोगों से भी सवाल पूछा जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी ट्वीट करके कहते 2 लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, अगर वो राहत देने की बात करें अपनी सरकार जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां तो राहत दें। आप सवाल तो आपसे भी पूछेंगे ना, आप अपने स्तर पर भी तो कोशिश कर सकते हैं। सरकार से पूछा कि जितनी बार सरकार की तरफ से टैक्स बढ़ाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसी तरीके से आप लोगों की तरफ जहां जहां सरकार है वहां भी तो बढ़ रहा है, वहां पर भी तो आप लोग कर सकते हैं। शमशेर जी, यही बात तो है। वैट जो है जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है नेचुरल उसी रेशियो में उसके टैक्स बढ़ रहे हैं। और जब सेस की बात, अभी एग्रीकल्चर सेस की बात, ये अनुपात तो ऐसा, ये अनुपात तो नहीं हो सकता। मैं पूछूंगा कि ऐसा अनुपात होता है कि विवेक सिंह जी से ये सवाल, इनका जवाब ठीक है कि नहीं है? 2 सेकंड मुझे समय दे। बिल्कुल पूरा वक्त है सर, बोलिए। का जो घपला किया है इन्होंने, विवेक सिंह जी एक मिनट अजय जी से बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। नहीं बढ़ेगा और सिर्फ केंद्र सरकार को उसका लाभ होगा। ये सब घपले हैं सिर्फ दिखावे के। सेस के नाम पर यदि रखा है और पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है तो राज्यों को उसका लाभ नहीं मिले, ये कहीं ना कहीं रास्ता भी इससे अपनाई थी सरकार, उसका भी पोल खोल चुका है। मुख्य बात है कि एक्साइज ड्यूटी इतना क्यों है? एक्साइज ड्यूटी कम करे सरकार। बार बार लोग मांग कर रहे हैं। कोरोना में जब $20 प्रति बैरल हुआ था तो भी हमें कोई राहत नहीं मिली। सरकार ये एक सवाल है, मैं सस्ता क्यों नहीं हुआ? जब जनता के पॉकेट को लूटना ही सरकार होता है क्या? या वो सरकार जो झूठी सिर्फ आश्वासन देती रही? अभी कह रहे थे हमारे भाजपा के मित्र अवस्थी जी कि देश पर कर्ज नहीं है। अरे कर्ज तो 13 लाख करोड़ रुपए का, लगभग 13 लाख करोड़ हो गया है। कर्ज ही कर्ज सिर बढ़ाया है आपने। इस सरकार के अंदर 7.5 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का आपने माफ कर दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया। उनको जो पैसे उन लोगों ने बैंकों से लिए। और ये परंपरा कौन छोड़ के गया सर? एक मिनट, ये 7.5 लाख करोड़ का सवाल आया है, इस पे बात करूंगा शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी से बात करूंगा। 7.5 लाख करोड़ के बट्टे खाते की बात कर रहे हैं, ये परंपरा किसने शुरू की? कहां से आया? एक मिनट शुभेंदु जी, एक मिनट शुभेंदु जी, ये परंपरा कहां से शुरू हुई? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब आप लोगों ने इन कॉर्पोरेट सेक्टर का माफ नहीं किया था? नहीं, एनपीए में हमने एनपीए के प्रॉपर्टी को राइट ऑफ का कंसेप्ट कभी नहीं दिया था। ये आप उठा कर देख लीजिए। हमारे भाजपा के मित्र यहाँ इकोनॉमिस्ट भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो भी जानते हैं एनपीए कितना था हमारे समय। 1,75,000 करोड़ रुपए और 7.5 लाख करोड़ रुपए। तो शुरुआत में यही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से, शुरुआत किसने की सर? उतना लोन दिया। ये परंपरा, ये तेल की कीमतों को मार्केट के हवाले छोड़ देना, ये शुरुआत कहां से हुई? और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल आसान हो गया।
एनपीए क्या बात नहीं, कर रही है, नहीं। शुरुआत कहां से, उस पर बात एक मिनट नहीं, एक मिनट। लोन देना और उसकी रिकवरी करना हमारा ड्यूटी था और हमने वो किया था। और इनकी तरह नहीं कि वो भाग गया विदेश छोड़ ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ विवेक सिंह जी से पूछूंगा, एक मिनट वो जो भागे, ठीक है, छोड़कर भागने की बात है। आ रहा हूं आदर्श कुमार जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चल रहा है। बीजेपी से पूछते हैं तो हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं तो हमारे टाइम में इतना सस्ता तेल था, इतना महंगा, कच्चे तेल की बात करें इतना सस्ता था, वो आज कितना सस्ता है, हमारे टाइम में महंगा था तो हम सस्ता दे रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से बात हो रही है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की, इस पर आपको क्या लगता है, देश की जनता के ऊपर यह बोझ बढ़ रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर खुलकर राजनीति कर रही हैं या कुछ और नजर आता? आऊंगा तो पूछूंगा। वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्य हम सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सारों सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ घरेलू सिलेंडर के दामों में भी बड़ा उछाल आया है। 50 रुपए कीमतें बढ़ी हैं आज, जिससे रसोई पर तो आम आदमी के बोझ पड़ा ही है। इसके साथ साथ जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हैं उससे आम आदमी पर गहरा आघात लगा है महंगाई का। अब इससे निपटने के लिए सरकार कितनी कोशिश कर रही है, कितने प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और क्या इसी तरह से ये दाम बढ़ते रहेंगे? आने वाले दिनों में हमें पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दामों में यूं ही इजाफा देखने को मिलेगा या सरकार के पास कोई ऐसी योजना भी है? हालांकि जब सरकार के प्रवक्ताओं से, नेताओं से बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, देश के विकास के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा तो पैसा वहीं से आ रहा है। लेकिन विवेक सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रोफेसर विवेक सिंह जी, अर्थशास्त्री। वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा भी और विकल्प हैं। आदर्श कुमार जी कह रहे हैं और भी बहुत सारे विकल्प हैं। और एक बात और भी है, ये बात भी सामने आई कि एक दूध देने वाली जो गाय है उससे अगर वो 4 किलो दूध दे रही है तो उससे 4 से ज्यादा अगर आप उससे दूध लेने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके साथ गाय के साथ दिक्कत हो सकती है, खून आ सकता है गाय के थनों में। अब ये उतना हो रहा है क्या जितना एक गाय के साथ दबाव की बात होती है? उतना हो रहा है या
फिर अभी और गुंजाइश है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह हैं, आदर्श कुमार जी, अजय उपाध्याय जी हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ हैं। आदर्श कुमार जी, राजनीति तो अलग बात है, हर पार्टी राजनीति करती है, लेकिन इस वक्त जो हम परिस्थितियां देश में देख रहे हैं, क्या वाकई में वो अनुकूल हैं देश के विकास के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई कुछ एक लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं है? आदर्श कुमार जी। देखिए शमशेर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब भी हम इन चीजों पे बात करते हैं तो चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां, वो आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू कर देती है। देखिए, जरूरत इस बात की है कि मुद्दे की गंभीरता को समझा जाए। होता दरअसल ये है कि जब विपक्ष में पार्टियां होती है तो उन्हें ये सारे मुद्दे गंभीर लगते हैं, लेकिन जब वो स्वयं सत्ता में आती है, या फिर आपने अलग अलग राज्यों का हवाला दिया कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी वो अपनी तरफ से पहल करके उन चीजों में रियायत देने का काम नहीं कर रही। तो निश्चित तौर पे ये जो राजनीतिक दल है वो निश्चित तौर पे रोटियां ही सेकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके इन मसलों पे जो जनता की जिसे आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल इमीडिएट आवश्यकताएं हैं, उन पर कम से कम लगाम लगाने की जरूरत है। एक तरीके से वादे होते हैं, सभी सरकारें वादा करती है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि आप बाकी चीजों से आप रिवेन्यू जनरेट करें। बहुत सारे उपाय आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, लेकिन ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्षी पार्टी सवाल करे तो हम दूसरे आदर्श जी, बीच में और सवाल आया, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, एनपीए की बात भी कर लेते हैं। एनपीए की बात हो रही है, अब जब कांग्रेस पार्टी का राज था तो तब भी एनपीए था, अब वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए, या फिर जिन लोगों की हैसियत ही नहीं बची है, जो कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन देने लायक नहीं होते, उन लोगों को इतनी राहत देकर उनसे वसूली ना करके आम आदमी पर बोझ डाल देना कितना आपको जायज प्रतीत होता है? निश्चित तौर पर देखिए, आम आदमी पर बोझ जितना बढ़े, इस बात की गारंटी सरकार को लेनी पड़ेगी। आखिर यही वो चीजें हैं जिनका वादा करके सरकारें सत्ता में आती है, तो इस बात का ध्यान रखना ही होगा। और इसमें एक कहीं न कहीं एक लाइन खींचनी होगी कि इस कीमत से ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे, ये आपको तय करना ही होगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के भरोसे अपनी जनता को नहीं छोड़ सकते। जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ही निर्धारित करेगी कि हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों के रेट क्या होंगे, तो फिर सरकार का जो एक नियमन है, जो रेगुलेशन है, वो फिर किस दिन काम आएगा? तो ये एक कहीं न कहीं सरकार को इस मामले में मैं महसूस करता हूं कि कड़े फैसले लेने की जरूरत है, बाकी और क्षेत्रों की तरह जो है, ताकि इस पर जो है आम लोगों को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। बिल्कुल सीधे तौर पर आम आदमी से कीमतें जुड़ी होती हैं। विवेक सिंह जी, एक चीज आपसे पूछूंगा मैं, जो तेल की कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों को दिया गया, उससे कितना फर्क पड़ा? उससे नुकसान हो रहा है उपभोक्ता को, या फिर उससे फायदा हुआ है? क्योंकि हमने तो सिर्फ ये देखा है कि तेल की कीमतें आज बढ़ी, कल बढ़ी, परसों बढ़ी, घटते हुए तो हमने महीने में एक दो बार ही देखा है। जी शमशेर जी, एक कहावत है कि हाथी के जो है खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। तेल कंपनियों का कोई खेल नहीं है, सारा खेल इस तेल के पीछे का खेल सरकार का है। देखिए, अभी वरिष्ठ सप्ताह जी ने कहा कि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइस है वही डिसाइड अगर करे तो फिर सरकार का क्या काम है? मैं तो बोलता हूँ अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस ही डिसाइड करे तेल के दाम, तो बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। फिर तो आदमी को 50 रुपए में पेट्रोल और 40 रुपए में डीजल आराम से मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 69 to 70% आप टैक्स लगा रहे हो, 60 रुपए 30 रुपए की चीज आप 90 रुपए कर दे रहे हो, सारा खेल सरकार का है। जहाँ तक एक कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे एक्साइज ड्यूटी और वैट, देखिए दोनों में कोई जो है रिलेशन नहीं है।
एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल अलग है और वैट अलग है। सरकार अगर आपके राजस्थान के चाहे उसको कम कर सकती है, जनता को राहत दे सकती है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, तब आपको शाबाशी देंगे कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। तीसरी बात, आपने बोला कर्ज बढ़ रहा है। अगर आप कर्ज की हिस्ट्री जाइए तो आप पाएंगे कि शुरू जो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही हम लोग कर्ज लेते आ रहे हैं और एक सिलसिला इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके आज तक चलता रहा है। तो ऐसा मत बोलिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, हमने सबसे कर्ज लिया है, किसी को नहीं छोड़ा है। तीसरी बात है, आपने बोला कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होती हैं, देखिए एनपीए ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के राज्य में शासन काल में हुआ है, कांग्रेस के शासन काल में भी बहुत बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है। 16.5 लाख करोड़ है। सरकार अगर इस पर फोकस करे, 16.5 लाख करोड़ अगर सरकार ला दे तो उसको इनकम की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो सरकार को भी इसकी रिकवरी पर, हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने बोला भी है, इसकी रिकवरी पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि 8 से 8.5 लाख करोड़ रिवर्स रेपो के रेट में के रूप में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंकों का पड़ा हुआ है, सरकार एक बॉन्ड ला दे, कूपन ला दे और उससे जो है सरकार को 8.5 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा। आपको आधा 1% ज्यादा, आप उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना है। सरकार अगर चाहे, आप जो आपने तो पूरे बजट में आपने सेल लगा दिया, आप इसको भी IOCL को खरीद लो, आप इसको खरीद लो, आप इसको खरीद लो, आपने तो पूरा उसको सेल्स कर दिया सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर जो। ये भी एक चिंता का विषय प्रोफेसर साहब, एक चिंता का विषय है कि जब कंपनियां सारी प्राइवेट हो जाएंगी तो प्राइवेट प्लेयर मार्केट में होंगे तो फिर आम आदमी के हाथ में कुछ बचेगा नहीं और सरकार ये कह देगी कि हमारे हाथ में कंपनी थोड़ा ही है। कंट्रोल करने की बात तो सरकार कहेगी हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब ये तेल कंपनियां सरकारी, वहां से भी आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है, तो अगर ये सब प्राइवेट हो जाएगा तो फिर क्या अनुमान लगाएं कितना महंगा होगा तेल? देखिए, अगर ये सरकार अगर अपनी दखलंदाजी ना करे, सरकार अपने एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट अपने वैट को अगर थोड़ा भी कम कर दें तो ज्यादा मार पब्लिक पर नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप तो देखो बीजेपी ने क्या किया है कि आप महारत्ना कंपनी को छोड़िए, नवरत्ना कंपनी को छोड़िए, आप महारत्ना कंपनी को बेच रहे हैं। जो कंपनीज आपको हजारों करोड़ का प्रॉफिट दे रहे हैं, आप उसको क्यों बेच रहे हो? क्या पैसे के लिए? और इसमें नुकसान सरकार को ही होने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, कोई भी शासन में है, आपकी जिम्मेदारी है पब्लिक को थोड़ा राहत देना। आप थोड़ा सा वैट और एक्साइज ड्यूटी सरकार अगर कम कर दे, ये बहुत अहम बात आपने की विवेक सिंह जी प्रोफेसर साहब, सरकार कर सकती है। ये बहुत अहम बात आपने की है। मैं उपाध्याय साहब, सरकार करेगी, अजय उपाध्याय जी, उदाहरण सेट करेगी कांग्रेस पार्टी। देखिए, स्टेज पर आकर, मंच पर आकर, मीडिया के सामने आकर बयान देना अलग बात है, बड़ा कलेजा दिखाना अलग बात है। जिन जिन राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है, क्या उसके बोझ को कम करने के लिए कुछ प्लान आप लोग कर रहे हैं? यही सवाल बीजेपी से पूछूंगा मैं, लेकिन पहले आपसे। नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग भी अपील कर रहे हैं अपने सरकारों को, लेकिन हमारी सरकार और वैट का जो रेशियो है आप देखिए ना, बहुत कम है। वैट पर एक रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। नहीं, ये तो तेरा ज्यादा मेरा कम, मेरा ज्यादा तेरा कम, ये बातें नहीं चलेंगी सर। डिस्कोर्स उदाहरण सेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगी बात। एग्जाम्पल सेट कीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं सरकार से। आप लोग उदाहरण तो सेट करें ना। राजस्थान की सरकार ने दो बार एक बार नहीं 2 बार कम किया है। आप वैट का उदाहरण उठाकर देखिएगा। जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाती है तो नेचुरल है कि वो कम किया हुआ भी असर वहाँ के जनता पे नहीं पड़ता, फिर वही का वही आ जाता है। सरकारों के पास निश्चित तौर पे पैसे नहीं है, वो केंद्र में हो या राज्य में हो, लेकिन रास्ते और भी हैं और उन रास्तों को अपनाना चाहिए ना कि हमारे आपके पॉकेट को। शुभेंदु शेखर जी, शुभेंदु जी, छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। और ईमानदारी से प्रयास करें कि आम जनता का कम से कम गाड़ी कमाई या पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ना निकाले। ईमानदारी से सरकार की नीतियों की बात करूंगा एक बार, ठीक है उपाध्याय जी। शुभेंदु जी, छोटा सा कमेंट आपसे, कितनी जल्दी, कितनी ईमानदारी से आम जनता पर इन तेल की कीमतों का, गैस सिलेंडर के दामों का जो बोझ है वो कम हो जाएगा? क्योंकि फिर भी हम चर्चा करेंगे जब आगे बढ़ेगा तो। शमशेर जी, मैं इस पे आपकी बात को ठीक कहता हूं कि यदि सरकार इस पे किसी तरीके से टैक्स कम करके आम जनता के ऊपर बोझ कम करती है तो अच्छा रहेगा। आपकी बात को आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी सरकार को भी कहेंगे और जल्दी से जल्दी इस पे प्रयास करना चाहिए। ये देखिए, ये कोई डिस्कशन का टॉपिक है, ये हो सकता है, पर सरकार और भी तरीके से पैसा इकट्ठा कर सकती है। हमको कोई गलत जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। यदि प्राइस बढ़ा है और कम किया जा सकता है, आम जनता को उसका फायदा मिलता है तो मिलना चाहिए जी। हम भी आप भी प्रयास कर रहे हैं। शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आदर्श कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय उपाध्याय जी आपका भी शुक्रिया। इस खास चर्चा में आप लोग जुड़े। चर्चा हम कर रहे थे जो लगातार ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। ईंधन का मतलब तेल, पेट्रोल, डीजल उसमें आता है, उसमें एलपीजी आती है। एलपीजी में तो आज भूचाल आ गया, 50 रुपए कीमतें बढ़ जाती हैं घरेलू गैस सिलेंडर की, जो 14 किलो 200 ग्राम का आता है। अब इसमें जब सरकार से बात करते तो सरकार का ये पक्ष होता है कि बहुत से विकास के काम कराने हैं हमने, देश में रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना है और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उनका विकास हमने करना है। लेकिन एक बात इसमें निकलकर सामने आई, तो क्या इतना निचोड़ लिया जाएगा टैक्स के नाम पर आम जनता को, आम आदमी को, कि वो आगे किसी दूसरे प्रकार के टैक्स देने की स्थिति में ना रहे? इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो एक्सपर्ट लोग मेरे साथ जुड़े उनका यही कहना था। दूसरा, विपक्ष का काम या कोई भी पार्टी क्यों ना हो जो विपक्ष में होती है, उसका काम तो देखिए इस प्रकार के मसलों में अपनी तरफ से राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है। तो वो जहां जहां पर उन पार्टियों की सरकारें वहां पर वो वैट को कम करके एक उदाहरण सेट कर सकती हैं, तो इससे सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। अगर जिन राज्यों में वैट ज्यादा लिया जा रहा है, वहां चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, उसको कम करके एक उदाहरण पेश करे वहां की सरकार, ताकि केंद्र सरकार को भी लगे कि अगर वो सरकार ऐसा कर रही है कि वोट बैंक होता है, सब जानते हैं, वोट बैंक को तोड़ने की खातिर या वोट बैंक कमजोर हो जाए, उसको लेकर सभी पार्टियों की कोशिश रहती है कि वो टूटे नहीं, कम ना हो, तो उसके दबाव उसका बढ़ता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसको लेकर राजनीति होती रहेगी या फिर विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मसले को लेकर गंभीरता से सोचेगा, क्योंकि बहुत सी जगहों पर 100 रुपए दाम हो गया है पेट्रोल का, और 100 रुपए दाम होना किसी भी प्रकार से आम आदमी के लिए फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि जो बेस प्राइस है तेल का वो 29-30 रुपए है, और 29-30 रुपए का मतलब समझ सकते हो आप, जो मिनरल वाटर बोतल खरीदते हैं पानी की, उसके आसपास ये ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।